Dear students, in this video lecture I am going to discuss one of the most important topic of underground cables, that is grading of cables. So here we will discuss the different methods of grading of cables. So what is grading? So by grading of cables, the difference between maximum gradient and minimum gradient is minimized. Hence the size of conductor is size of cable can be reduced. So let us see. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा कंडक्टर है, इसका रेडियस r है और यहां पर ये हमारा ओवरऑल केबल है, यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया था। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो हमने यहां पर Gmax कैलकुलेट किया था, यहां पर हमने Gmax कैलकुलेट किया था मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पर मैक्सिमम ग्रेडियंट यहां पर आया था Gmax और मिनिमम ग्रेडियंट यहां पर आया था। तो हमने देखा था क्या कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि यहां पर स्ट्रेस ज्यादा होता है और यहां पर स्ट्रेस कम होता है। तो हम लोग जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करेंगे तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम स्ट्रेस के अकॉर्डिंग हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिजाइन करेंगे। तो आज जब ये ग्रेडिंग की बात की जा रही है, ग्रेडिंग ऑफ केबल्स, तो ग्रेडिंग ऑफ केबल्स का टारगेट है कि हम केबल को ऐसे ग्रेडिंग करें, ऐसे डिजाइन करें कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा वो कहीं ना कहीं फुल्ली यूटिलाइज हो सके। तो इसके लिए ग्रेडिंग का डिफरेंट मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। सो इन द कैपेसिटेंस ग्रेडिंग here it is written that more than one dielectric materials are used। यानी कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या कहता है? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कह रहा है कि हमारे पास ये कंडक्टर है, इसका रेडियस r है। इस कंडक्टर के बाद जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करते हैं इस तरह से, तो यहां पर सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करने के जगह हम लोग बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स प्लेस करेंगे। बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स प्लेस करने का मतलब सबकी परमिटिविटी अलग होगी, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4। इस तरह से सबकी परमिटिविटी जब अलग होगी तब जाकर यहां पर स्ट्रेस कहीं कहीं सबका सेम हो पाएगा। दूसरा मेथड बतला रहा है इंटरशीथ ग्रेडिंग। सो व्हाट इज इंटरशीथ ग्रेडिंग? सेम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज यूज्ड। इंटरशीथ ग्रेडिंग में कहा जा रहा है कि सेम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हमें यूज करना है, लेकिन पोटेंशियल्स अलोंग रेडियस आर हेल्ड एट सर्टेन वैल्यूज बाय इंटरपोजिंग थीन मेटल शीट्स। यानी ये कह रहा है कि अब हमें सेम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करना है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारा सेम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि जो डिफरेंट रेडियस है, ये मान लीजिए हमारा r है, ये रहा हमारा r1, r2, r3, इसी तरह से r। तो ये कह रहा है कि अलग अलग रेडियस पर कुछ पोटेंशियल को फिक्स कर दिया जाएगा। यानी यहां का पोटेंशियल v होगा तो ये पोटेंशियल v1, v2, v3, इस तरह से पोटेंशियल फिक्स कर दिया जाएगा अलग अलग रेडियस का। तो जिसके कारण हम लोग यहां पर मिनिमाइज कर सकेंगे, यानी जो हमारा Gmax माइनस Gmin की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारा रिड्यूस हो पाएगा। तो हम लोग चलिए फर्स्ट मेथड से डिस्कस करते हैं, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या है? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग को हम लोग देखते हैं और यहां पर हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है और एक्सप्रेशन डिराइव करके हमें प्रूफ करना है कि जब हम कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करते हैं तो क्या हमारा केबल का साइज सच में रिड्यूस होता है, यानी कि हम लोग अधिक से अधिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। तो हम लोग देखिए कैपेसिटेंस ग्रेडिंग डिस्कस करते हैं। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये हमारा कंडक्टर है, इसका रेडियस r है। अब हम लोग क्या करेंगे कि, और ये हमारा एक केबल है, ये हमारा पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। कंडक्टर के बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये पूरा मिलाकर केबल बना है, इसका रेडियस कैपिटल R है।
तो अब जब हम g की वैल्यू को लिखते हैं, व्हेन यू राइट द वैल्यू ऑफ g, तो हम लोग g को क्या लिखते हैं, देखिए g को आप लिखते हैं लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन x, g इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन x। अब देखिए यहां पर x क्या है, x को हमने लिया है कि एट ए रेडियस x हम एक पॉइंट ले रहे हैं, ये है एट ए रेडियस x, इस सर्कल का रेडियस x है। तो अब देखिए यहां पर x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती है, x की वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे तो x के कारण g क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन x। अब मैं एप्सिलॉन को क्यों इसके साथ लिया हूं, क्योंकि देखिए x तो चेंज हो रहा है, तो अब हमारा टारगेट क्या है, g की वैल्यू को फिक्स करनी है। तो g का वैल्यू को अगर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन इंटू x शुड बी इक्वल टू k। k क्या है, k एक कांस्टेंट है। तो जब एप्सिलॉन इंटू x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो यहां से अगर हम एप्सिलॉन को लिखें, एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज k बाय x, एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज k बाय x। अब इसका मतलब क्या है, जब एप्सिलॉन को k बाय x पुट करेंगे फिर g क्या मिलेगा हमें, g विल बी इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई k, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और यहां पर g क्या हो जाएगा, अब कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि यहां से यहां जहां भी आप ट्रेवल करेंगे g की वैल्यू सेम होगी। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, एप्सिलॉन शुड बी इक्वल टू k बाय x। x तो चेंज हो रहा है, जब आप कह रहा है x चेंज होता है तो हमारा एप्सिलॉन भी चेंज होना चाहिए। एप्सिलॉन चेंज होने का मतलब क्या है, एप्सिलॉन चेंज होने का मतलब परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल चेंज होना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे आप कंडक्टर के सरफेस से इस तरफ बढ़ेंगे, कंडक्टर के सरफेस से इस तरफ बढ़ेंगे, क्या होगा, x की वैल्यू बढ़ेगी। तो जब x की वैल्यू बढ़ेगी एप्सिलॉन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, परमिटिविटी कम होना चाहिए। परमिटिविटी कम कैसे हो सकता है, किसी एक मटेरियल का परमिटिविटी वेरी नहीं करा सकते हैं। यानी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we'll have to take infinite number of materials of different permittivity, we'll have to take infinite number of materials of different permittivity, तभी जाकर ये कांस्टेंट हो सकता है। infinite number of materials of varying परमिटिविटी, परमिटिविटी इसका क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो अलग परमिटिविटी भी क्या होना चाहिए कि जो मटेरियल नियरेस्ट टू कंडक्टर रहेगा। अब देखिए यहां पर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि जो मटेरियल नियरेस्ट टू कंडक्टर रहेगा, नियरेस्ट टू कंडक्टर, उसकी परमिटिविटी क्या होनी चाहिए, उसकी परमिटिविटी नियरेस्ट टू कंडक्टर का मतलब x कम, x कम का मतलब एप्सिलॉन ज्यादा, यानी E होना चाहिए इसका हाई, मटेरियल नियरेस्ट टू कंडक्टर। और यहां पर होगा फारदेस्ट फ्रॉम कंडक्टर, फारदेस्ट फ्रॉम कंडक्टर। तो जब ये फारदेस्ट फ्रॉम कंडक्टर होगा उस समय एप्सिलॉन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन की वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी परमिटिविटी यहां से यहां बढ़ेंगे तो परमिटिविटी कम होना चाहिए, एप्सिलॉन विल बी डिक्रीजिंग। तो अब देखिए यहां पर प्रैक्टिकली जब आप एक केबल को डिजाइन कर रहे हैं, व्हेन यू आर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अक्रॉस द कंडक्टर, तो वहां पर आपके लिए यह पॉसिबल नहीं होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मटेरियल आप ले पाएं। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ मटेरियल्स इन प्रैक्टिकली, इट इज पॉसिबल टू टेक 2 और मैक्सिमम 3 डिफरेंट मटेरियल्स फॉर द डिजाइन ऑफ केबल। यानी कि अलग अलग थिकनेस का 3 मटेरियल्स हम यूज कर लेंगे। मान लेते हैं यहां का पहला मटेरियल होगा, दूसरा और फिर तीसरा, तीनों अलग अलग मटेरियल का को यूज कर लेंगे जिसकी परमिटिविटी अलग अलग होगी। तो हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए केबल मेड ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि 3 मटेरियल्स अलग अलग लिया जा रहा है, 3 मटेरियल्स, 3 dielectric materials of different permittivity of
परमिटिविटी। तो हम लोग मान लेते हैं तीनों का परमिटिविटी ε1 होगा, ε2 होगा एंड ε3 होगा। अब मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं। हमारे पास ये कंडक्टर है, इसका रेडियस r है। इसके बाद एक पहला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने लिया, इसका रेडियस r1 होगा। दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया, इसका रेडियस r2 होगा। और हमने तीसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया, ये कंप्लीट रेडियस होगा r। और परमिटिविटी होगा ε1, ε2, ε3, ε1, ε2, ε3। अब हमें यहां पर एक्सप्रेशन डेराइव करना पड़ेगा। विल हैव टू डेराइव द एक्सप्रेशन। तो यहां पर जब हम एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे तो यहां पर भी देखिए दो चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। हमने डिफरेंट मटेरियल्स ले लिया है, तो जब डिफरेंट मटेरियल्स लिया है तो यहां पर दो केसेस हमारे क्या बनेंगे। पहला केस तो ये होगा कि जब डिफरेंट मटेरियल लिया गया है तो G डिवाइडेड बाय G विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन x। तो वहां पर एप्सिलॉन अलग अलग होगा, ε1, ε2, ε3। तो वहां पर क्या होगा कि तीनों का जो G होगा वो G क्या होगा, अलग अलग होगा, G विल बी डिफरेंट। दूसरा केस क्या लिया जाएगा, दूसरा केस लिया जाएगा कि तीनों का G मैक्स सेम रखना है। इन तीनों का G मैक्स सेम रखना है, यानी यहां पर जो G मैक्स होगा, यहां पर G मैक्स, यहां G मैक्स, यहां G मैक्स सब बराबर होगा। तो यहां पर देखिए दो कंडीशंस होंगे हमारे पास। पहला कंडीशन होगा हमारा कि हम लोग जो मटेरियल लेंगे, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ materials are different। पहला केस होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स आर डिफरेंट। और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल G1, कैपिटल G2 एंड कैपिटल G3। ये हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को एज्यूम कर लिए हैं। और दूसरा जो हमारा स्ट्रेस होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जब लिखें तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस तीनों मटेरियल का होगा G1, G2 एंड G3। ये तीनों पार्ट हमारा अलग अलग हुआ। तो जब हम ये तीनों डिफरेंट होगा तो अब मैं यहां पर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। नाउ आई एम राइटिंग ए एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होगा, हम लोग पहला करते हैं मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस एट सरफेस ऑफ कंडक्टर हम पता करते हैं। सरफेस ऑफ कंडक्टर पर मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होगा। तो जब हम मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला लिखें, ये फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा तो है ही हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब देखिए कंडक्टर के जस्ट बाद इसकी परमिटिविटी क्या है, ε1। तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई ε1, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई ε1 इंटू रेडियस ऑफ द कंडक्टर क्या है, r है, क्योंकि हम यहां पर स्ट्रेस यहां पर पता कर रहे हैं। तो ये होगा इंटू r। क्लियर, इंटू r। सिमिलरली जब हम दो अलग अलग स्ट्रेस और लिखेंगे, जब मैं स्ट्रेस लिखूंगा अब दूसरा एट रेडियस r1, एट रेडियस r1। तो रेडियस r1 पर जब हम स्ट्रेस लिखेंगे, यहां पर इस पॉइंट पर स्ट्रेस क्या होगा, दिस स्ट्रेस विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई ε2 हो जाएगा। यहां पर 2 पाई ε2 इंटू रेडियस। अब यहां पर रेडियस टोटल क्या है, r1 है, तो रेडियस r1 हो जाएगा। क्लियर। तीसरा लिखेंगे एट रेडियस r2। तो रेडियस r2 पर जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई ε3। यहां की परमिटिविटी है ε3 इंटू r2। ये होगा ε3 इंटू r2। तो तीनों अलग अलग रेडियस पर हमने यहां पर ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख दिया। तो जब हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख दिया और हम मान लिए हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स आर डिफरेंट G1, G2, G3 एंड लेट अस कंसीडर ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी F। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम लेते हैं तीनों मटेरियल के लिए। तो पहला अगर हम G1 को लिखें तो ये G1 होगा,
कैपिटल G1 डिवाइडेड बाय F, सेकेंड होगा कैपिटल G2 डिवाइडेड बाय F, थर्ड विल बी कैपिटल G3 डिवाइडेड बाय F, थर्ड विल बी कैपिटल G3 डिवाइडेड बाय F। तो G1, G2, G3 ये तीनों हमने लिख दिया। अब देखिए ये तीनों एक्सप्रेशन से अगर लेमडा का एक्सप्रेशन लिखें, इफ यू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ लेमडा, तो लेमडा का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, यहां से देखिए लेमडा क्या होगा, लेमडा विल बी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 1 r, 2 पाई एप्सिलॉन 1 r इंटू G1 बाय F, और यहां से भी जो लेमडा मिलेगा, लेमडा हमारा क्या होगा, तीनों लेमडा इक्वल है, तो यहां से मिलेगा 2 पाई एप्सिलॉन 2 r1 इंटू G2 बाय F, इट विल बी इक्वल टू, तीसरा लेमडा यहां से मिल रहा है 2 पाई एप्सिलॉन 3 r2 इंटू G3 डिवाइडेड बाय F। तो यहां से देखिए अगर तीनों को इक्वल करेंगे तो हमारा 2 पाई का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बच रहा है एप्सिलॉन 1 r G1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 r G2 इज इक्वल टू, ये दूसरा r1 है, तीसरा एप्सिलॉन 3 r2 G3, एप्सिलॉन 3 r2 G3, ये हमारा यहां पर रिलेशनशिप हमें मिला। इस रिलेशनशिप से हम क्या देख सकते हैं, इस रिलेशनशिप के बाद हम एक टर्म और यहां पर जान रहे हैं कि रेडियस को अगर हम कंपेयर करें तो रेडियस देखिए हमारा क्या है, r इज लेस देन r1 लेस देन r2, ये हमारा सीन है, r इज लेस देन r1 एंड इट इज लेस देन r2। तो जब देखिए यहां पर ध्यान से ये तीनों भी इक्वल है, अब जब कहा जा रहा है r कम है, मान लीजिए r1 है, r1 2 है, r2 3 सेंटीमीटर है, तो यहां पर ये वैल्यू कम है, इसका मतलब E1 इंटू G1 ज्यादा होगा, ये वैल्यू उससे थोड़ा अधिक है r2 यहां पर मान लो 2 है, तो E2 इंटू G2 उससे कम होगा, और यहां पर R3 3 है, तो E1 E2 E3 इंटू G3 क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन 1 G1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2 G2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 3 G3। तो यहां पर एप्सिलॉन इंटू जी क्या है, एप्सिलॉन इंटू जी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। तो अब इससे क्या हमें कंक्लूजन मिल रहा है, इससे कंक्लूजन ये मिल रहा है कि जब हम कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करेंगे जहां पर कि डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होंगे मटेरियल के, then the product of dielectric strength and permittivity of the material nearest to conductor will be highest, and when you are moving away from the center of the conductor तो आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन इंटू जी का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट डिक्रीज होता जाएगा। तो इस रिलेशनशिप को आप ध्यान से रखिए, क्लियर। अब देखिए यहां पर हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरा केस क्या मानेंगे, दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे कि दूसरे केस में हम मान रहे हैं कि जी मैक्स तीनों कंडीशन में सेम है। सेकेंड केस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी मैक्स तीनों कंडीशन में सेम है। तो जब जी मैक्स हमारा तीनों कंडीशन में सेम है, सेकेंड कंडीशन में मैं मान रहा हूं सेम मैक्सिमम ग्रेडियंट। मैक्सिमम ग्रेडियंट अगर सेम है, जब मैक्सिमम ग्रेडियंट सेम है हम क्या लिखेंगे, जी मैक्स पहले का, यहां पर जी मैक्स अगर लिखें तो ये जी मैक्स क्या होगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 इंटू आर। और दूसरे का अगर हम जी मैक्स लिखें, इस पॉइंट पर जी मैक्स लिखेंगे, ये होगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 इंटू R1। तीसरा का लिखें यहां पर, ये होगा लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 3 इंटू R2, क्लियर। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहां से देखिए ये तीनों टर्म्स हमारा इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों टर्म्स लेमडा बाय 2 पाई इज कॉमन इन ऑल द 3 टर्म्स, हेंस इट विल बी कैंसिल्ड आउट। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट E1 R इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 R इज इक्वल टू एप्सिलॉन 3 R2, क्लियर। तो यहां से देखिए ये रिलेशन हमें मिला है। नाउ व्हाट डू यू नो, सिंस R is less than R1 is less than R2, सिर्फ अगर R हमारा सबसे कम है, ये एप्सिलॉन सबसे अधिक होगा, उसके बाद एप्सिलॉन 2,
देन एप्सिलॉन 3। तो यहां से कह सकते हैं एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 3। तो आप क्या कह सकते हैं कि यहां से कंक्लूजन आया कि permittivity of the material nearest to conductor is maximum। इस स्टेटमेंट को आप हमेशा ध्यान रखिए। एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 3। ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको इस तरह का बहुत क्वेश्चंस मिलेगा जो सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि परमिटिविटी किसकी अधिक होगी, तो वहां पर आपको ये स्टेटमेंट याद रखना, या सिंपल आप इस तरह से याद रख सकते हैं G इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन x। तो चूंकि एप्सिलॉन इनटू x को कांस्टेंट रखना है, एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x, तो आप x बढ़ाएंगे यानी कंडक्टर से दूर आएंगे, परमिटिविटी विल बी डिक्रीज्ड। तो ये ना हमारा पहला ग्रेडिंग की कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। क्लियर। अब हम लोग दूसरा सेकंड डिस्कस करते हैं, इंटरशीथ ग्रेडिंग। सेकंड इज इंटरशीथ ग्रेडिंग। तो इंटरशीथ ग्रेडिंग का देखते हैं, क्या इसका डायग्राम बनाते हैं पहले और देखते हैं इंटरशीथ ग्रेडिंग में क्या होता है। सेकंड इज योर इंटरशीथ ग्रेडिंग। तो इंटरशीथ ग्रेडिंग के लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं, यहां पर देखिए, तो इंटरशीथ ग्रेडिंग के लिए क्या कहा जा रहा है। इंटरशीथ ग्रेडिंग के लिए फिर देखिए, ये हमारा कंडक्टर है, रेडियस r है। अब कहा जा रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो सेम यूज करना है, यानी परमिटिविटी सारे मटेरियल्स का सेम रहेगा, सभी लेयर्स का। लेकिन देखिए यहां पर क्या अरेंजमेंट किया जा रहा है। ये रेडियस r1 है, r2 है, ये रेडियस r है। परमिटिविटी इज सेम, परमिटिविटी के सारे मटेरियल्स, यानी एक ही मटेरियल यूज किया जा रहा है। लेकिन यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है मेटल शीथ। ये हमारा मेटल शीथ, दिस इज मेटल शीथ, दिस मेटल शीथ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो जब इस मेटल शीथ को इंट्रोड्यूस किया गया है, अब एक एक्सटर्नल अरेंजमेंट किया गया है, जो कि एक ट्रांसफॉर्मर लिया गया है। विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इस शीथ का पोटेंशियल कुछ फिक्स किया गया है। पोटेंशियल क्या फिक्स किया गया है, यहां का देखिए पोटेंशियल तो V होगा, इस पार्ट का पोटेंशियल V होगा, यहां का V1, यहां का V2, यहां का 0। इस पोटेंशियल को कैसे फिक्स किया गया है, इस पोटेंशियल को फिक्स करने के लिए देखिए एक ट्रांसफॉर्मर लिया गया है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफॉर्मर का। यहां देखिए इस ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग, इसे कनेक्ट किया गया है यहां पर, पहला पॉइंट। ये पोटेंशियल है हमारा V, ये पोटेंशियल है V, और इसे कनेक्ट किया गया है यहां पर, ये पोटेंशियल है 0। अब देखिए यहां पर ट्रांसफॉर्मर ही है, ये यहां से टैपिंग किया गया है, और ये पोटेंशियल यहां पर V2 फिक्स किया गया है, यहां पर टैपिंग किया गया है, और ये पोटेंशियल यहां पर V1 फिक्स किया गया है। तो ये रहा हमारा यहां का इंटरशीथ ग्रेडिंग का कनेक्शन, किस तरह से इंटरशीथ ग्रेडिंग का अरेंजमेंट किया जा रहा है। क्लियर। तो जब इंटरशीथ ग्रेडिंग का अरेंजमेंट हो चुका है, तो अब हमें ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन लिखना है। वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट इन द केस ऑफ इंटरशीथ ग्रेडिंग। क्लियर। यहां पर देखिए एक एजम्पशन लिया जा रहा है, एक माना जो गया है, यहां पर जो रेडियस अलग अलग यहां पर रेडियस बढ़ाया गया है, तो उस रेडियस के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया गया है, यानी कि मान लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1.5 है। इसका मतलब है कि अगर इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो दूसरा रेडियस लिया जाएगा 1.5, तीसरा रेडियस लिया जाएगा 1.5 इंटू 1.5, दैट मीन्स 2.25 सेंटीमीटर। यानी कि कहा जा रहा है R1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू अल्फा। ये इस तरह से हमें थिकनेस लेना है। R1 बाय R इज इक्वल टू R2 बाय R1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय
R2 एंड इट इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हमें आपको हमेशा लेना है। क्लियर। अब हम लोग ग्रेडियंट का लिखते हैं एक्सप्रेशन। ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखिए जब ग्रेडियंट का मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा यहां पर, क्लियर, तो हम लोग पहले एट सरफेस ऑफ कंडक्टर लिखते हैं, एट सरफेस। तो सरफेस पर अगर हम ग्रेडियंट लिखें जी मैक्स, तो ये क्या होगा हमारा, यहां पर देखिए जी मैक्स, यहां पर जब ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां का पोटेंशियल क्या है, यहां का पोटेंशियल देखिए V है, यहां का पोटेंशियल V और यहां का पोटेंशियल V1, यहां का पोटेंशियल V, यहां का V1। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां देखिए, और देखिए यहां पर ये है हमारा जीरो पोटेंशियल, इसको हम V1 ले रहे हैं, इसको V1 ले रहे हैं, इसको V2 ले रहे हैं। तो ये रहेगा हमारा V1, ये रहेगा हमारा V2। तो एक्सप्रेशन होगा V माइनस V2, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। तो V माइनस V2 डिवाइडेड बाय, इस कंडक्टर का रेडियस R है, तो यहां पर लिखिए R ln। अब यहां पर क्या होगा, ये रेडियस टोटल R1 है, R1 डिवाइडेड बाय R, R ln R1 डिवाइडेड बाय R। क्लियर। ये होगा हमारा G इस सरफेस पर। अब देखिए G क्या कहना है, G हर सरफेस पर सेम रखना है, क्योंकि पोटेंशियल को हम फिक्स किए हैं, G हमें हर एक सरफेस पर सेम रखना है। तो G को सेम रखने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पार्ट यहां पर लिखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। अब यहां से यहां आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, V2 माइनस V1। तो यहां लिखिए V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय, अब R के जगह क्या होगा, R1 ln R2 डिवाइडेड बाय R1 एंड दिस विल बी इक्वल टू नेक्स्ट टर्म में हमारा V1 माइनस यहां का पोटेंशियल 0, so here you will write V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2 ln, नेक्स्ट रेडियस R है, डिवाइडेड बाय R2। क्लियर। तो अब आप क्या जानते हैं, आप इसे एज्यूम कर चुके हैं R1 बाय R, R2 बाय R1, R बाय R2 इज इक्वल टू अल्फा। तो ये होगा हमारा G विल बी इक्वल टू V माइनस V2 डिवाइडेड बाय R ln अल्फा इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1 ln अल्फा इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R2 ln अल्फा। तो यहां से ln अल्फा सबका सेम है, तो आप लिख सकते हैं V माइनस V2 डिवाइडेड बाय R विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1 विल बी इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय, यहां पर होगा V1 डिवाइडेड बाय R2। नाउ व्हाट इज योर टारगेट, you have to write the expression of G, you have to write the expression of G in terms of V, R and alpha, in terms of V, R and alpha। यानी जहां भी आपको V2 का टर्म्स आ रहा है, इस V2 को देखिए यहां पर R, V, R और अल्फा के टर्म में, ये ऑलरेडी अल्फा है, तो हमें क्या करना है, V2 का टर्म है, इस V2 के टर्म को कहीं न कहीं हटाना है, इस V2 को V के टर्म में लाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, you'll have to apply मैथमेटिक्स। तो जब हम मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, V2 को लाना है V के टर्म में, हम क्या करते हैं, पहले V2 और V1 का टर्म्स देखते हैं, V2 और V1 का, तो इस रिलेशनशिप को लिखते हैं V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R2। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट V2 डिवाइडेड बाय R1 विल बी इक्वल टू, ये राइट साइड चला जाएगा, V1 इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहां से देखिए जब हम V2 बाय R1 लिखें, इट विल बी इक्वल टू V1 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। देखिए ये R1 और ये R1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट V2 विल बी इक्वल टू V1 इंटू, अब देखिए R1 बाय R2, R1 बाय R2 प्लस 1, तो R1 बाय R2 को आप क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए R2 बाय R1 अल्फा है, तो R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू 1 बाय अल्फा प्लस सेकेंड टर्म विल बी 1। तो यहां से देखिए V2 को अगर हम लिखें, तो V2 को आप लिख लें V1 इंटू 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, V2 इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो यहां से अगर हम V1 को लिखें V2 के टर्म में, आप लिख सकते हैं V1 विल बी इक्वल टू V2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, V2 इंटू
अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ V1 इन टर्म्स ऑफ V2। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन यहां पर देखते हैं। पहला एक्सप्रेशन हमने लिख दिया इन दोनों के बीच में। अब हम लोग सेकेंड एक्सप्रेशन देखते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन यानी इन दोनों रिलेशनशिप को देखते हैं। V माइनस V2 बाय R इज इक्वल टू V2 बाय R1 माइनस V1 बाय R1। तो इस रिलेशनशिप को जब हम देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, V माइनस V2 डिवाइडेड बाय R, V माइनस V2 डिवाइडेड बाय R, और यहां पर आगे लिखेंगे इसे दिस इज इक्वल टू V1 बाय R2। इसको V1 बाय R2 के जब हम इक्वल करेंगे V1 बाय R2 तो यहां से हमें मिलेगा, यहां से देखिए, यहां से जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है ये एक्सप्रेशन देखिए। अब हम क्या लिखेंगे, V माइनस V2। अब मैं यहां पर V बाय R को रहने देता हूं, V बाय R माइनस V2 डिवाइडेड बाय R, इट विल बी इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R2। तो यहां से देखिए इस V2 के टर्म को भी राइट साइड ले जा रहे हैं, तो यहां से लिखेंगे V बाय R इज इक्वल टू V बाय R इज इक्वल टू V1 बाय R2 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R, V1 बाय R2 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R। अब मैं यहां पर आगे फर्दर डेरिवेशन कंटिन्यू करता हूं। यहां पर देखिए हम क्या लिखेंगे इसे, ये देखिए यहां पर, अब यहां पर एक्सप्रेशन होगा V1 बाय R2, तो ये V1 बाय R2 ही रहेगा। सेकेंड जो V2 है उस V2 को V1 के टर्म में लिखें। सेकेंड V2 है उस V2 को हम V1, सेकेंड जो हमारा V1 दिया है इस V1 को V2 के टर्म में लिखेंगे। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू V1, तो V1 की जगह क्या आएगा, V1 बाय R2 है तो 1 बाय R2 रखते हैं, इंटू V1 के जगह क्या आएगा, V1 की जगह V2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, V2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा एज इट इज रहेगा V2 डिवाइडेड बाय R। तो यहां से देखिए V2 डिवाइडेड बाय R, तो यहां से देखिए क्या मिल रहा है, जब यहां से लिखेंगे V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू V2 को अगर आप अलग लिखें तो ये होगा हमारा, V2 को आप अलग लिखें तो ये होगा हमारा, देखिए 1 बाय R2, 1 अपॉन R2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R। क्लियर। तो यहां से हमें क्या एक्सप्रेशन लिखना है, यहां से हमें कहीं ना कहीं V2 को V के टर्म में लिखना है। वी हैव टू राइट V2 इन टर्म्स ऑफ V। तो V2 इन टर्म्स ऑफ V अगर हम लिखें तो यहां पर देखिए V2 इन टर्म्स ऑफ V कैसे लिखा जाएगा। यहां देखिए एक चीज हम लोग कर सकते हैं, ये हमें एक्सप्रेशन मिला, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में देखिए हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों 1 बाय R के टर्म को एक साथ अगर लाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से V, यहां से लिख सकते हैं 1 बाय R इंटू 1 बाय R इंटू V माइनस V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 इंटू V2 इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये हम यहां से लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग यहां पर लिखें, देखिए 1 बाय R, ये देखिए 1 बाय R2 है, तो इस 1 बाय R2 को आप एक तरफ करते हैं तो देखिए यहां पर क्या होगा, 1 बाय R2 का एक्सप्रेशन होगा, यहां पर R2 यहां आएगा R2 डिवाइडेड बाय R इंटू V माइनस V2 इज इक्वल टू V माइनस V2 इज इक्वल टू V2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, V2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट, अब हम लोग इस V2 को राइट साइड ले चलते हैं, ये होगा R2 डिवाइडेड बाय R इंटू V विल बी इक्वल टू V2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, V2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा प्लस V2 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R, V2 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R। यहां पर एक बार एक्सप्रेशन को चेक कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारा V1 इक्वल टू V2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा आया था। अब हमने किया V माइनस V2 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R2।
तो यहां पर देखिए V1 डिवाइडेड बाय R2 जब हमने लिखा था तो यहां पर V1 बाय R2 से हमें मिला था V बाय R, दिस V बाय R इज इक्वल टू V1 बाय, यहां पर मिला था V बाय R इज इक्वल टू V1 बाय R2 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R। हम लोग देखिए यहां पर एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इन दोनों पार्ट्स को भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं। अगर इन दोनों को इक्वल करें तो हमें क्या रिलेशनशिप मिलता है, इन दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं, इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो हम लिखेंगे यहां से V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1 विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1 विल बी इक्वल टू V माइनस V2 डिवाइडेड बाय R। क्योंकि R1 बाय R करते हैं तो अल्फा डायरेक्ट हमें आता है, तो यहां पर देखिए लिखेंगे V2 बाय R1, यहां पर देखिए V2 के टर्म को एक साथ करें तो यहां पर, या फिर देखिए V2 माइनस V1 करें, V2 माइनस V1 कैन बी रिटन एज R1 डिवाइडेड बाय R इंटू V माइनस V2। तो आप यहां से लिख सकते हैं V2 माइनस V1 कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू V माइनस V2, अल्फा इंटू V माइनस V2। अब देखिए यहां से हमें रिजल्ट सिंपल वे में आएगा। यहां पर देखिए हमें V2 को एक साथ करें तो V2 देखिए क्या आएगा, V2 इंटू ये हमारा V2, ये है अल्फा V2, तो 1 प्लस अल्फा V2, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा V प्लस V1, अल्फा V प्लस V1। तो अब देखिए यहां पर V2 इंटू 1 प्लस अल्फा, ये अल्फा V2 है यानी V2 इंटू 1 प्लस अल्फा होगा। तो यहां से देखिए हम लिखेंगे V2 इंटू 1 प्लस अल्फा है और ये V1 का टर्म है। तो अब देखिए यहां पर V1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, V2 इंटू 1 प्लस अल्फा विल बी रिटन एज अल्फा इंटू V प्लस V1 के जगह अब ये रिलेशनशिप लिखेंगे, तो ये लिखेंगे प्लस V2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, V2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। तो यहां पर देखिए आगे क्या रिलेशनशिप हमें मिल रहा है, ये रिलेशनशिप हमें आगे मिलेगा। अब V2 के टर्म को एक साथ कर रहे हैं, यहां पर लिखा जाएगा V2 इंटू 1 प्लस अल्फा माइनस V2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, V2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू V। तो यहां से देखिए अब V2 को हमने कॉमन लिया, तो V2 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, इंटू डिनोमिनेटर पर 1 प्लस अल्फा हुआ, न्यूमरेटर 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस यहां पर होगा V2 के जगह अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू V। तो यहां से देखिए V2 इंटू यहां पर देखिए 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा है, यह हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू V। तो यहां से जब हम V2 को लिखेंगे V के टर्म में, तो यहां पर क्या आप लिखेंगे V2 को, V2 कैन बी रिटन एज, ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा V इंटू अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हमारा होगा V। V2 विल बी इक्वल टू V इंटू अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अब जब हम G का फॉर्मूला लिखेंगे, G का फॉर्मूला, तो G हमें क्या था, G का अगर एक्सप्रेशन आप रिमेंबर करें तो वो एक्सप्रेशन हमें था V माइनस V2 डिवाइडेड बाय R ln अल्फा, V माइनस V2 डिवाइडेड बाय R ln अल्फा। अब हम यहां पर पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन को, यहां जब पुट करेंगे हम V2 की वैल्यू को तो हमें मिलेगा यहां से V2 को देखिए पुट करेंगे यहां पर, तो हमें मिलेगा G विल बी इक्वल टू V माइनस, अब V2 के जगह ये पूरा एक्सप्रेशन लिखिए माइनस V इंटू अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का टर्म आएगा R ln अल्फा। तो यहां से देखिए क्या हमें मिलेगा, V को कॉमन लीजिए, फ्रॉम हियर G इज इक्वल टू V इंटू, अब देखिए 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा,
तो ये जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा और अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 ये हमारा बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एल एन अल्फा। तो यानी हमें मिल रहा है g इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एल एन अल्फा। देखिए v डिवाइडेड बाय आर एल एन अल्फा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। हमें यहां से g ये मिल रहा है, दिस इज वैल्यू ऑफ g, या फिर g मैक्स करिए। ये किसके साथ मिल रहा है, जब हमारा इंटरसीथ है, इंटरसीथ जब हमने लगाया तब हमें मिला ये एक्सप्रेशन। अब जब हम विदाउट इंटरसीथ अगर एक्सप्रेशन देखें, अब हम एक्सप्रेशन को विदाउट इंटरसीथ अगर कंपैरिजन करें तो विदाउट इंटरसीथ हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, विदाउट इंटरसीथ। तो विदाउट इंटरसीथ अगर हम देखें तो हमें फिर से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा विदाउट इंटरसीथ। तो बिना इंटरसीथ के अगर हम देखें तो बिना इंटरसीथ के हम देखिए ये हमारा एक कंडक्टर होता और ये हमारा कंप्लीट मटेरियल होता, ये आर है, ये आर है। तो हमें यहां से क्या मिलता, जी विदाउट इंटरसीथ हमें मिलता v डिवाइडेड बाय आर एल एन आर बाय आर एल एन आर बाय आर। अब देखिए आर एल एन आर बाय आर मिला है, अब आर बाय आर को अल्फा के टर्म में लिखना है। हमें रिलेशन मिला था, यहां पर देखिए यही मैं लिख रहा हूं, हमें रिलेशन मिला था R1 बाय R इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू अल्फा। तो अब देखिए ये तीनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये तीनों टर्म्स इक्वल है, और अगर इससे मल्टीप्लाई भी हम करेंगे R1 बाय R इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R डिवाइडेड बाय R2 क्या लिखेंगे, तीनों टर्म इक्वल है, शुड बी इक्वल टू अल्फा क्यूब। तो देखिए R1 कैंसिल आउट, R2 कैंसिल आउट, फ्रॉम हियर R बाय R इज इक्वल टू अल्फा क्यूब। तो जब R बाय R अल्फा क्यूब है तो ln अल्फा क्यूब लिखेंगे, 3 बाहर आएगा, यहां से हम लिख सकते हैं g इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r 3r ln अल्फा, g इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 3r ln अल्फा। और यहां पर मिला है g मैक्स इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r ln अल्फा इंटू 1 बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब हम लोग g मैक्स डिवाइडेड बाय g लिख रहे हैं, g मैक्स डिवाइडेड बाय g। तो g मैक्स डिवाइडेड बाय g अगर लिखें तो v बाय r ln अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा जो टर्म बचेगा वो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहां पर g मैक्स क्या है, विथ इंटरसीथ, और ये g क्या है, विदाउट इंटरसीथ, विदाउट इंटरसीथ। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देखिए, और अल्फा क्या है, अल्फा R1 बाय R या फिर R2 बाय R1 लिख रहे थे, तो ग्रेटर देन 1 था। तो अल्फा जब ग्रेटर देन 1 है, सिंस अल्फा इज ग्रेटर देन 1, तो अल्फा ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है, 3 डिवाइडेड बाय ये टोटल टर्म ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, यानी ये टोटल टर्म हो जाएगा लेस देन 1। ये लेस देन 1 होने का मतलब क्या है, आप लिखेंगे g max is less than g, you can write g max is less than g। तो g max is less than g का मतलब क्या है, this is gradient with interseeth, this g is gradient without interseeth। तो जब हम इंटरसीथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरसीथ के केस में हमारा ग्रेडियंट कम हो जा रहा है। ग्रेडियंट कम होने का मतलब क्या है, ग्रेडियंट कम होने का मतलब है अगर आपने सेम साइज का मटेरियल बना रखा है, ग्रेडियंट कम हो रहा है, तो ग्रेडियंट कम होने का मतलब है हम ऑपरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज द ऑपरेटिंग वोल्टेज। या फिर अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए बनाना है तो हम क्या करेंगे, जब इंटरसीथ कर देंगे तो चूंकि ग्रेडियंट कम होगा, यानी हम साइज रिड्यूस कर देंगे, आर को ही रिड्यूस कर देंगे। साइज अगर हम रिड्यूस कर दिए तो रिड्यूस साइज पर भी हमें वो मटेरियल आप यूज करेंगे, और साइज रिड्यूस कर देंगे तो हमें उस ऑपरेटिंग वोल्टेज को विथस्टैंड कर जाएगा। तो यानी इंटरसीथ करने का फायदा ये हुआ कि साइज रिड्यूस हो जाता है। और पहला केस में भी हमने देखा था, तो चाहे आप कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करिए या फिर इंटरसीथ ग्रेडिंग कीजिए, साइज ऑफ द मटेरियल रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरी बात है
कि ये तो रहा थियोरेटिकल डिस्कशंस ऑन ग्रेडिंग ऑफ केबल। तो अब क्या प्रैक्टिकली ग्रेडिंग करते हैं या नहीं करते हैं? तो प्रैक्टिकली ग्रेडिंग करना डिफिकल्ट काम होता है। क्यों? पहला हम लोग कैपेसिटेंस ग्रेडिंग की बात करते हैं। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में हमें एक से अधिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का यूज करना होता है। तो एक से अधिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का जब हम यूज करेंगे उसकी अलग अलग परमिटिविटी होगी, और जब हमारा केबल ऑपरेट कर रहा है तो परमिटिविटी उस मटेरियल का चेंज हो सकता है। तो इवन इफ स्लाइड चेंज इन परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल्स आर देयर, थोड़ा भी चेंज अगर परमिटिविटी में होता है तो हमारा टोटल का टोटल ग्रेडियंट हर पॉइंट का चेंज हो जाएगा। और जब हमारा ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा तो ग्रेडियंट चेंज होने का मतलब क्या है कि हमारा केबल्स का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हमारा एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा ग्रेडियंट हर पॉइंट का चेंज होने लगा है। हो सकता है किसी की परमिटिविटी और कम हो जाए उसके कारण, तो फर्दर उसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो ये दिक्कत आती है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में। दूसरा है इंटरशीथ ग्रेडिंग। तो इंटरशीथ ग्रेडिंग में क्या दिक्कत आती है? इंटरशीथ ग्रेडिंग में चूंकि आप मेटल शीथ लगा रहे हो केबल्स के बीच में, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच में मेटल शीथ लगा रहे हैं, तो जब हम मेटल शीथ लगाकर उसको पोटेंशियल मेंटेन करते हैं तो उसमें चार्जिंग करंट फ्लो करता है। उस चार्जिंग करंट के कारण, उस मेटल शीथ में चार्जिंग करंट फ्लो करेगा, उस चार्जिंग करंट के कारण केबल हीटेड हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली इसको यूज अधिकतर नहीं किया जाता है मॉडर्न पावर सिस्टम्स में ग्रेडिंग को, लेकिन थियोरेटिकली ये ग्रेडिंग बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आज आपने इसका डेरिवेशन देख लिया, दोनों इंटरशीथ ग्रेडिंग और कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।